मध्यकालीन भारत ये सिर्फ राजा महाराजाओं और जंग की कहानियां नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा दौर था जब विचारों, आस्था और हाँ, संगमरमर से बने साम्राज्यों ने इस धरती की शक्ल हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए इस दिलचस्प दौर की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे सिर्फ कुछ सदियों के अंदर ही साम्राज्यों, लोगों की आस्था और व्यापार ने मिलकर पूरे उपमहाद्वीप को एक नया रूप दे दिया। इसे समझने के लिए हम इतिहास के 4 बहुत ही अहम पड़ावों पर रुकेंगे। और हमारी कहानी शुरू होती है उत्तर भारत से। यहाँ एक बहुत बड़ी शक्ति का उदय हुआ, दिल्ली सल्तनत। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा राज नहीं था। इसने 300 सालों से भी ज्यादा वक्त तक इस जमीन पर हुकूमत की। इसकी नींव 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी, लेकिन इल्तुतमिश जैसे शासकों ने इसे वो मजबूती दी जिसकी इसे जरूरत थी। फिर आए अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने सल्तनत का परचम दक्षिण तक लहराया। और हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक को कैसे भूल सकते हैं, जो अपने बड़े ही साहसी और कहें तो विवादास्पद फैसलों के लिए जाने गए। अब सोचिए, इतने बड़े साम्राज्य को चलाना कोई आसान काम तो था नहीं। तो इल्तुतमिश ने कमाल का सिस्टम निकाला, जिसे कहते हैं इक्ता प्रणाली। ये एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम था। इसमें सैन्य कमांडरों को सैलरी में कैश नहीं, बल्कि जमीन का एक टुकड़ा दिया जाता था। इससे 2 फायदे हुए। एक तो सेना संगठित हो गई और दूसरा, दूर दराज के इलाकों पर भी सल्तनत का कंट्रोल बना रहा। इल्तुतमिश सिर्फ प्रशासन में ही नहीं रुके, उन्होंने अर्थव्यवस्था में भी एक क्रांति ला दी। उन्होंने टंका नाम का चांदी का सिक्का और जीतल नाम का तांबे का सिक्का चलाया। और ये कोई मामूली सिक्के नहीं थे, ये स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी थी, मतलब पूरे साम्राज्य में एक जैसे सिक्के। इससे व्यापार करना बहुत बहुत आसान हो गया। बाद में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 2 बहुत बड़े दांव खेले। पहला, उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद ले जाने का फैसला किया। एक जबरदस्त लेकिन बहुत ही थका देने वाला और महंगा काम साबित हुआ। दूसरा, उन्होंने सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी चलाई। ये दोनों ही प्रयोग बुरी तरह फेल हो गए और उनके शासन पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा। चलिए अब उत्तर से निकलकर जरा दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसी समय वहां क्या हो रहा था। जिस वक्त उत्तर में ये सब हो रहा था, दक्षिण में एक बिल्कुल अलग कहानी शक्ल ले रही थी। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। और ये साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचा महान शासक कृष्णदेव राय के दौर में, जो कला और साहित्य के बहुत बड़े संरक्षक माने जाते हैं। तो विजयनगर इतना अमीर और ताकतवर कैसे बना? इसका राज था इसका जबरदस्त ट्रेड नेटवर्क। सोचिए, यहाँ के बंदरगाहों से मसाले, कपड़े और कीमती रत्न पूरी दुनिया में भेजे जाते थे, और बदले में खासतौर पर फारस से बेहतरीन घोड़े मंगवाए जाते थे। ये व्यापार फारस से लेकर अफ्रीका और चीन तक फैला हुआ था। सिर्फ व्यापार ही नहीं, विजयनगर का समाज भी अपने आप में काफी अनोखा था। कला और संस्कृति को यहाँ शाही संरक्षण हासिल था, जैसा कि कृष्णदेव राय के शासन में साफ दिखता है। यहाँ की सामाजिक प्रथाएं भी उत्तर के साम्राज्यों से काफी अलग थीं। तो एक तरफ साम्राज्य बन रहे थे, जमीनों के लिए लड़ाइयां हो रही थी, लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों के दिलों में एक और ही क्रांति चल रही थी, एक आध्यात्मिक क्रांति। इसी दौर में 2 बड़े आध्यात्मिक आंदोलन एक साथ चल रहे थे, भक्ति और सूफीवाद। रास्ते थोड़े अलग थे, लेकिन मंजिल एक ही थी, ईश्वर से सीधा जुड़ाव। भक्ति आंदोलन ने किसी एक ईश्वर के प्रति निजी भक्ति पर जोर दिया, वहीं सूफीवाद ने प्रेम और सेवा के जरिए ईश्वर से एक होने की बात की। इन आंदोलनों ने जाति और धर्म की दीवारों को तोड़कर आम इंसान के लिए आध्यात्म के नए दरवाजे खोल दिए। और अब कहानी पहुंचती है मुगलों तक, एक ऐसा साम्राज्य जिसने संस्कृति, कला और प्रशासन को मिलाकर एक ऐसा नया और भव्य रूप दिया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। इस साम्राज्य की नींव 1526 में बाबर ने रखी। फिर आए अकबर, जिन्होंने अपनी सहनशीलता की नीति से इस साम्राज्य को एक बेहद मजबूत आधार दिया। शाहजहां के दौर में वास्तुकला अपने चरम पर पहुंच गई, लेकिन औरंगजेब का साम्राज्य जितना विशाल था, उसी में उसके पतन के बीज भी छिपे हुए थे। अकबर के दौर की सबसे बड़ी और शायद सबसे जरूरी बात थी उनकी सुलह एक कुल की नीति। इसका मतलब था सार्वभौमिक शांति। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था, जहां सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया जाता था। उन्होंने अपने इबादत खाना में अलग अलग धर्मों के विद्वानों को बुलाकर चर्चाएं की, जो वाकई एक अभूतपूर्व कदम था।
अब इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए एक मजबूत सिस्टम तो चाहिए, है ना? तो मुगलों ने मनसबदारी प्रणाली को और बेहतर बनाया। ये एक तरह की मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव रैंकिंग प्रणाली थी। हर अधिकारी यानी मनसबदार को एक रैंक दिया जाता था और उसी रैंक के हिसाब से उसकी सैलरी और सैन्य जिम्मेदारियां तय होती थीं। ये सिस्टम मुगल प्रशासन की रीढ़ की हड्डी था। और फिर आता है शाहजहां का दौर। ये वो दौर था जब मुगल कला और वास्तुकला अपने शिखर पर थी। और इसी दौर में बना ताजमहल संगमरमर में गड़ी एक ऐसी विरासत जो आज भी दुनिया भर के लोगों को हैरान कर देती है। तो इस पूरे तेज सफर के बाद क्या सीखने को मिलता है? आखिर इन साम्राज्यों ने हमारे लिए क्या छोड़ा है? इनकी स्थायी विरासतें क्या हैं? अगर हम देखें तो सल्तनत ने हमें प्रशासन और करेंसी के नए सिस्टम दिए। विजयनगर ने हमें दिखाया कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार कैसे किया जाता है। भक्ति और सूफी आंदोलनों ने हमें संगीत और आस्था की ऐसी परंपराएं दी जो आज भी जिंदा हैं। और मुगलों ने, खैर, उन्होंने हमें ऐसी शानदार वास्तुकला दी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। ये साम्राज्य आज नहीं है, लेकिन इनकी विरासत वो आज भी हमारे आसपास जिंदा है। हमारी भाषा में, हमारे खाने में, हमारी इमारतों में, हमारी सोच में। अगली बार जब कोई पुरानी इमारत देखें या कोई कव्वाली सुने तो एक पल रुक कर सोचिएगा, क्या इतिहास की ये गूंज महसूस हो रही है?